बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। आइए वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण को जान लें। वर्ण क्या है? बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई तथा मूल ध्वनि वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, उ, ए, ओ, क, म, य आदि। आइए चित्रों के माध्यम से जानें। सामने हमारे चित्र दिए गए हैं, उसमें क्या बताया गया है इसे समझने का प्रयास करें। पहले चित्र में यह नमन है और दूसरे चित्र में यह दिशा है। अर्थात नमन शब्द बोलने पर कितनी ध्वनियां निकलती है? न, म और न। क्या मात्र 3? नहीं, इसमें 6 ध्वनियां निकलती हैं। न, अ, म, अ, न, अ, नमन, क्योंकि हर व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। ऐसे ही दिशा शब्द में कितनी ध्वनियां निकलती हैं? दि, शा। क्या केवल 2? नहीं, इसमें 4 ध्वनियां निकलती हैं। द, इ, श, आ, 4 ध्वनियां, जिससे बना दिशा शब्द। नमन और दिशा शब्दों के उच्चारण तथा वर्तनी में अंतर है, अतः ऊपर दी गई इन दोनों शब्दों की ध्वनियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह किसी भी भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। अर्थात किसी भी भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। अर्थात हर भाषा में वर्णों को एक सिस्टमैटिक तरीके से अर्थात क्रमबद्ध समूह में रखा जाता है, उसी से उस भाषा की वर्णमाला बनती है। और भाषा को समझने के लिए पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम उस भाषा को समझ पाएंगे और बाद में लिख पाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं वर्ण के भेद की ओर, जो 2 होते हैं। कौन से होते हैं 2? स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले चलते हैं स्वर की ओर, जानेंगे स्वर क्या है। बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, अर्थात स्वरों के उच्चारण में हमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। इसमें 11 स्वर होते हैं, जो इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर हैं। अब बढ़ते हैं स्वर के भेद की ओर। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ और री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दूसरे हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, जिस प्रकार हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। आइए अब स्वरों की मात्राएं भी साथ में जान लेते हैं। बच्चों, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है, तब उनके इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। आइए स्वर के साथ मात्रा को जानें और उससे एक शब्द बनाएं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, शब्द है जैसे तब। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है, शब्द है ताला। इ की मात्रा व्यंजन के आगे से आती है, अर्थात वर्णों के आगे से आती है, शब्द है हिरन। ई की मात्रा वर्ण के पीछे से आती है, शब्द है नीलम, खिंचाव होगा इसमें। उ की मात्रा व्यंजन के नीचे से आती है, शब्द है कुसुम। ऊ की मात्रा इसमें भी खिंचाव होगा, व्यंजन के नीचे से आती है, अर्थात वर्णों के नीचे से आती है ये मात्रा, शब्द बनेगा फूल। इस तरह री की मात्रा ये भी व्यंजन के नीचे से आती है, अर्थात वर्ण के नीचे से आती है, शब्द है घृत। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है और इससे शब्द बनने वाला है रेल। ऐ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है, शब्द है पैर। ओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, शब्द है कोयल। औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है और शब्द बनता है इससे गौरव। तो बच्चों, इन वर्णों के अतिरिक्त बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए निम्नलिखित 6 ध्वनियों का भी प्रयोग किया जाता है। पहले नंबर पे अनुस्वार। अनुस्वार एक बिंदी के रूप में आता है, इससे बनने वाले शब्द हैं तंग, जंग, पतंग आदि।
दूसरी तरह के शब्द होते हैं अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु भी कहे जाते हैं। इससे बनने वाले शब्द हैं आंधी, गांधी, चांदी। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अगले होते हैं विसर्ग, ये 2 बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है विसर्ग। इसका ध्वनि होती है हल्के ह, हल्के ह की इसकी ध्वनि होती है। इससे शब्द आते हैं जैसे अतः, प्रातः, दुखः आदि। ऐसे ही अंग्रेजी की शून्य की ध्वनि का सूचक, अर्थात कुछ शब्द जिसमें जिसे आधा लिखकर उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है, वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं। जैसे बॉल, हॉकी, डॉक्टर। शून्य लगाने के लिए इन शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखा जाता है। आगे होते हैं निम्न बिंदु, अर्थात बिंदु के रूप में दर्शाना। जैसे तड़प, झड़प, लड़कपन। इसमें ड के नीचे बिंदु लगाई जाती है। उर्दू भाषा का निम्न नुक्ता, अर्थात नुक्ता वाले शब्द। नुक्ता भी वर्ण के नीचे बिंदु के रूप में आता है। जैसे जिंदगी, इसका साउंड होता है यानी ध्वनि होती है ज की। वजन, ख्याल, एक भिनभिनाहट सी इसके अंदर होती है शब्दों का उच्चारण करते हुए। तो ये थे बच्चों स्वर, इसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा। अब हम जाएंगे व्यंजन की ओर और जानेंगे व्यंजन क्या है। बच्चों, जिन वर्णों के पूर्व उच्चारण के लिए स्वरों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली ध्वनि में रुकावट पड़ती है। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। इनकी वर्ग हैं, अर्थात उस वर्ग का पहला वर्ण है उससे ही वो वर्ग का नाम पड़ा हुआ है। जैसे क वर्ग, इसका पहला वर्ण है क। इसमें आने वाले व्यंजन है क, ख, ग, घ, ड। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन है 4, वो हैं य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, श, स, ह। इसी तरह हमारे संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। आइए आप व्यंजन के भेद जानें। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे तरह के व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का सा होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 है, य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन है। तीसरे तरह के व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन। कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय गर्म वायु रगड़ खाती हुई, अर्थात ऊष्मा मुख से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, श, श, स, ह। अब बढ़ते हैं संयुक्त वर्ण की ओर। बच्चों, जब 2 वर्ण परस्पर मिल जाते हैं तो वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त वर्णों में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। जैसे स्नान, इसमें आधा वर्ण होगा पहला। प्यासा, न्याय, राष्ट्र, विद्यार्थी, कर्म, कष्ट आदि। अर्थात एक वर्ण आधा और एक पूरा, दोनों अलग अलग होंगे। अब हम जानेंगे रॉ का संयुक्त प्रयोग, अर्थात रॉ का कैसे प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 3 रूप हैं संयुक्त प्रयोग करने के लिए रॉ के। पहला है इसका नियम, जब रॉ स्वर रहित हो, स्वर रहित दर्शाने के लिए हम एक तिरछी रेखा नीचे खींचते हैं वर्णों के नीचे। इससे पता लग जाता है कि ये स्वर रहित है, जिसे आप हलंत कहते हैं। तो रॉ का प्रयोग आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर, ऊपर अर्ध चांद के रूप में होता है, अर्ध मात्रा के रूप में होता है। जैसे मार्ग, कर्म, धर्म, मर्म आदि। अर्थात इससे दर्शाया जाता है कि रॉ आधा है, आपको बहुत जल्दी उसको बोलना है। दूसरा, जब रॉ से पहले का व्यंजन स्वर रहित हो, अर्थात रॉ से पहले का व्यंजन स्वर रहित हो, तो व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा आती है, जिसे प्रताप, क्रमशः, प्राण, द्रव, प्रेम आदि। तीसरा, बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र के नीचे इस तरह 2 तिरछी रेखाएं आपस में मिलाकर लिखा जाता है, जिसे राष्ट्र,
ट्रक, ड्रम, ट्रेन आदि। तो एक बार इस पाठ को आपके अभ्यास के लिए हम फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, भाषा की मूल इकाई वर्ण है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जब दो वर्ण परस्पर मिल जाते हैं तो वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।